वेलकम बैक फ्रेंड। तो आज आप लोगों को हम कार्य शक्ति और ऊर्जा से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, क्योंकि कार्य शक्ति और ऊर्जा ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके कंपटीशन में और लगभग आपके जो एकेडमिक होते हैं 9th-10th में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन टेक्निकली सॉल्व होते हैं जिसको कि हम लोग सूत्र या फिर और किसी कैलकुलेशन के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ ऐसी बातें हैं जिनको कि आपके इसके कंसेप्ट को आपको समझना जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का, और हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके टेक्निकल चीज़ों को। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जैसे कि एक सवाल है, बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति 50 केजी का सूटकेस हाथ में उठाकर एक बस स्टॉप पर खड़ा है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो ये देखिए है क्या, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हम हाथ पे या इस तरह से उठाकर रखे हुए हैं और हम बस आने का वेट कर रहे हैं। देखिए कार्य क्या होता है, सबसे पहले कार्य को समझना जरूरी है। यहाँ कार्य क्या होगा, तो कार्य तब होता है जब कि हम किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाते हैं, या तो वो वस्तु अपने स्थान से थोड़ा सा घसक जाए या नहीं तो उसमें गति आ जाए, तभी हम कहेंगे कि इसमें कार्य हुआ। अगर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है तो हमारा जो बल वहाँ पर लगा उस बल से कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे कार्य हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। मान लेते एक लड़का है जो कि अपने हाथ पे इस तरह से एक पत्थर लिए हुए इस तरह से खड़ा है, इसके द्वारा कितना कार्य हुआ, तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भले उसका शरीर थक रहा है, ऊर्जा तो वेस्ट हो ही रहा है, लेकिन कार्य कुछ नहीं हो रहा है। उसी प्रकार अगर कोई बस स्टॉप पर कोई कुली है, सूटकेस लेकर खड़ा है या सर पे कोई सामान लेकर खड़ा है, तो कार्य जीरो माना जाएगा। आइए समझते हैं डिटेल्स में, इसमें बहुत सारी चीज़ों का आज आप लोगों को समझना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन हम लोग कहते हैं। विस्थापन मीन्स वस्तु के द्वारा जो स्थिति में परिवर्तन होता है, एक निश्चित दिशा में जो दूरी तय करता है उसे हम लोग विस्थापन करते हैं। इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं W = F × S। क्या लिखेंगे, W = F × S। यानी अगर हम लोग किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अब मान लेते हैं जैसे कि अगर हम लोग एक दीवार है, इस दीवार के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब जब हम इस दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये दीवार अपने जगह से खिसकेगा, नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो W हो जाएगा, देखिए F, तो विस्थापन जो हुआ वो तो जीरो हुआ, क्योंकि वस्तु अपने स्थान से घसका ही नहीं। तो फोर्स × जीरो, तो किसी चीज़ में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए जब अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वह टोटल वर्क डन = जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक स्टेज हमारा ये होता है कि जब हम लोग किसी एंगल पर फोर्स लगाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एंगल पर हम लोग कैसे फोर्स लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ आपके पास एक वस्तु है इस तरह से, ये वस्तु बहुत वजनदार है, इसमें एक इस तरह से हैंडल लगा हुआ है, और आप जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये देखिए, ये जो आप यहाँ भले इस जगह पे फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स कहाँ पर काम करेगा, ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम किया, और ये आपका जो है वस्तु जो डिस्प्लेसमेंट करेगा यानी कि वो घसकेगा, वो किस दिशा में जाएगा, सीधी दिशा में। तो बल और यहाँ पर जो वस्तु के चलने की दिशा है उसके बीच एक एंगल बन जाता है, ये थीटा एंगल हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर कोई थीटा एंगल पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो W हो जाएगा, W = F × S, और यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा का प्रयोग हम इसे जो थीटा है यहाँ पर, इसके लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो W = F × S, एक तो सूत्र आपका ये हो गया, और जब एंगल पे हमारा काम होगा तो W = F × S cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये देखिए हमारा हो गया कार्य। अब देखिए कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। क्या होती है, हम लोग कोई भी काम करेंगे तो हमें ऊर्जा का ज़रूरत होगा, बिना ऊर्जा के तो काम नहीं कर सकते। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी मशीन को चलाने के लिए उसमें डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है, ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं।
ऊर्जा के बिना हमारा काम नहीं होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा संचित रहती है। हम भोजन खाते हैं, ऊर्जा हमारे शरीर में संचित होता है। अगर हम गाड़ी में पेट्रोल भर देते हैं, उसमें ऊर्जा संचित है। तो ऊर्जा क्या होता है, स्थिर रूप में रहता है और उसे काम में लाने के लिए हमें उसे गति देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कार्य को। तो आप लोगों ने समझ लिया। तो कार्य जो होता है W बराबर F इंटू एस होता है। कार्य किस पे डिपेंड करता है, बल पे डिपेंड करता है और यहाँ पर विस्थापन पे डिपेंड करता है। अब ऊर्जा से इसका क्या लेना देना हो, तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि ऊर्जा, ठीक है, जैसे कि ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता है। और जब भी हम लोग किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो उस वस्तु में कार्य करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और ये जो यांत्रिक ऊर्जा होता है इसका दो पार्ट होता है। एक होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का दो हिस्सा होता है, स्थितिज ऊर्जा और एक होता है हमारा गतिज ऊर्जा। यानी देखिए कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि भले वो चीज़ स्थिर हो, रखा हुआ हो, लेकिन उसमें भी एनर्जी होती है, इसलिए उसके एनर्जी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम लोग PE से इंडिकेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और जो गतिज ऊर्जा होता है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम लोग KE से लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दो ही ऊर्जा सबसे ज़्यादा आपके जो यूज होता है इसमें आते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी और जो गतिज ऊर्जा होता है यहाँ पर उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए मान लीजिए कोई इस तरह का यहाँ पर एक आपका कोई इस तरह का रास्ता है जहाँ पर कि ये पहले आपका ऊपर की ओर जाता है, फिर स्लोप नीचे की ओर आ रहा है। मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु अब गति करेगा तो ये गति करेगा तो ये इस ओर आएगा और फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अब ये समतल हो गया इसलिए यहाँ रुक जाता है। तो यहाँ से जब ये वस्तु गति करता है तो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अभी इसमें कौन सा ऊर्जा है, ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। लेकिन जब ये इस जगह पे पहुँचेगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, यानी कि PE, पोटेंशियल एनर्जी PE हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए चूँकि ये यहाँ पे रुका हुआ है लेकिन इसमें भी एनर्जी है और उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्योंकि स्थिति है लेकिन फिर भी उसके अंदर एनर्जी तो है, इसलिए उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर ये जब यहाँ से लुढ़केगा तो यहाँ से इसमें जब गति आएगा तो फिर इसमें क्या हो जाता है, फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। लेकिन अंत में जब ये ज़मीन पर आकर रुक जाएगा तो फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, यानी कि फिर वो स्थित हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो समझ में आई बात। तो ये है ऊर्जा। अब देखिए इसी ऊर्जा से हमारा कार्य होता है। कार्य किन दो ऊर्जा से होता है, या तो स्थितिज ऊर्जा से होता है या तो गतिज ऊर्जा से होता है। ठीक है, मान लेते देखिए कोई आपके पास एक घड़ी है, आप इस जैसे कि चाबी वाली घड़ी, तो चाबी वाली घड़ी में क्या करते हैं हम लोग, चाबी दे देते हैं। तो ये जो चाबी होता है तो इससे क्या होता है, इसके अंदर की जो ये बेल्ट होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल समेट देते हैं। देखिए चाबी से ये क्या होता है, इसके अंदर का बेल्ट इस तरह से हम लोग इसे समेट दिए होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, ये एनर्जी इसमें भर जाती है। इसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। और जब इसी चाबी को हम लोग जब चाबी देकर छोड़ देते हैं फिर ये क्या होता है, धीरे 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 ये खुलना शुरू होता है, फिर ये गति में आता है, फिर इससे आपका घड़ी चलता है, तो इसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी स्थितिज ऊर्जा जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो कार्य होना शुरू हो जाता है। समझ गए बात को। तो अब कार्य करने के लिए किसकी मदद चाहिए, ऊर्जा की मदद चाहिए। अब देखिए ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा आपके अंदर जितनी होगी आप उतना ही कार्य करेंगे, इसलिए ऊर्जा ही कार्य होता है। ऊर्जा जितना है वो ही कार्य होता है। जैसे कि अगर हम लोग 1 जूल काम करते हैं तो हमें यहाँ पर 1 जूल ऊर्जा की ज़रूरत होती है। 1 जूल काम करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी, 1 जूल। यानी 1 जूल कार्य करने में जो ऊर्जा लगा उससे ही हम लोग 1 जूल ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और इसे देखिए हम लोग ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए एक जो आपके ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे वो थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट
जूल, इन्हीं के नाम पर ऊर्जा का SI मात्रक जूल रखा गया है। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल होता है, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसके लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा ही कन्वर्ट होके कार्य होता है। तो यहाँ समझ गए। अब आइए हम लोग समझते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सूत्र को। तो यहाँ पर हमने कार्य समझ लिया, जो कार्य हमारा वो F इंटू एस डब्लू बराबर, या W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, ये हमारा हो गया कार्य। अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा। तो ऊर्जा देखिए, अब मान लेते हैं कि हम लोग जैसे गुरुत्व के अधीन हम लोग कोई काम करते हैं। मान लीजिए एक ऊंचाई पर यहाँ पर हम लोगों को किसी बॉल को पहुँचाना है। मान लीजिए इस बॉल में कुछ वजन भी है, मान लीजिए m kg द्रव्यमान का ये बॉल है। ठीक है, अब इस बॉल को आप क्या करेंगे, इस बॉल को उठा के आपको ये h ऊंचाई की ये जगह पर पहुंचानी है, यहाँ पर लानी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका गुरुत्वीय त्वरण भी काम करेगा, जिसे हम लोग g से डिनोट करते हैं। इसलिए यहाँ जो कार्य होगा ये W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ mgh हो जाएगा। mgh जो है वो यानी कि देखिए वो एक तरह का स्थितिज ऊर्जा है, और स्थिति के विरुद्ध ये जो गुरुत्व के विरुद्ध जो कार्य होता है ये भी आपका mgh, यही आपका ऊर्जा भी है, यही आपका कार्य भी है। आई बात समझ में। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए PE W बराबर PE, इस कंडीशन में W बराबर PE होता है बराबर mgh। मान लीजिए इस जगह पर हम कोई चीज़ को पहुंचा दिए, अब अगर इस जगह पे कोई चीज़ रखी हुई है तो इसके अंदर जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है, और यहाँ इसमें कितनी ऊर्जा है, mgh है। तो mgh ऊर्जा है, उतना ही वो काम भी करेगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड होता है, ये तो हमारा हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग समझते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ बॉल आपका ऐसे इस तरह से गति कर रहा है, m kg का ये बल्ब है, और मान लीजिए v मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ये गति कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा ke बराबर हो जाएगा हाफ mv², यानी कि इसे हम लोग गति ऊर्जा भी कह सकते हैं, और गति के द्वारा किया गया कार्य भी हाफ mv² ही होगा। स्थिति के जो आधार पर किया गया कार्य जो है वो W बराबर mgh है, और गतिज ऊर्जा के आधार पर किया गया कार्य हाफ mv² होता है, ke बराबर हाफ mv² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा का दो रूप हो गया, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब आप दोनों चीज़ को समझ गए, यानी कि जो आपका स्थितिज ऊर्जा है वो यानी कि अगर ऊंचाई पे कोई चीज़ रखा हुआ है तब भी उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और हम लोग अगर ऊंचाई किसी चीज़ को नीचे से उठा के ऊपर ले जाते हैं तो जो कार्य होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होता है, इसलिए हम लोग इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और यही कार्य हुआ हमारा। ठीक है, और ये गतिज ऊर्जा जो होता है हमारा गति के कारण कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग दोनों के सूत्र को जान गए, लेकिन इस सूत्र से हमारा कुछ खास बात निकल कर सामने आता है। जैसे कि देखिए कोई भी चीज़ जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ कार्य के सूत्र में हम लोग देखेंगे W इक्वल टू F इंटू एस है, तो W इक्वल टू F इंटू एस है हमारा, तो यहाँ पर सीधे F और S मल्टीप्लाई है, इसलिए कार्य जो होता है वो बल पर निर्भर करता है और दूरी पर, इस दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है ये आपका स्थितिज ऊर्जा वो द्रव्यमान, देखिए अगर द्रव्यमान यहाँ पर अगर बढ़ाएंगे तो mgh का भी मान बढ़ेगा, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करता है, यानी जितना हम ऊंचाई को अधिक बढ़ाएंगे उतना मेरा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, जितना हम वस्तु का वजन को बढ़ाएंगे, द्रव्यमान बढ़ाएंगे, उतना हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, m और h दोनों पर निर्भर करता है। उसी तरह यहाँ पर m पर भी निर्भर करता है, काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर और वेग पर निर्भर करेगा। जितना हम वेग को बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, और जितना हम द्रव्यमान को बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। लेकिन अब देखिए कभी कभी इसमें रिलेटेड कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे।
जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सीधा m है, तो अगर हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को दो गुना कर देंगे तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखिए, इसमें चाहे हम द्रव्यमान को 2 गुना करें, चाहे ऊंचाई को 2 गुना करेंगे, ऊंचाई भी 2 गुना करेंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन गतिज ऊर्जा के कंडीशन में क्या होता है, अगर हम द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे, देखिए m हाफ एम वी स्क्वायर है, अगर हम इस m को 2m कर ले, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर 2m वी स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 को पहले हम लोग आगे ले आइए, तो 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि अगर हम m को डबल किए तो गतिज ऊर्जा भी डबल हो गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर v को डबल करेंगे तब क्या होगा, इस चीज़ को देखिए। अगर हम लोग v के जगह 2 भी कर देंगे तो 2 का स्क्वायर तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, हाफ m गुना ये तो 4 भी स्क्वायर हो गया, यानी अगर 4 को हम लोग आगे ले लें तो 4 गुना हाफ एम भी स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब है कि अगर हम वस्तु के वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ये जो गतिज ऊर्जा है वो वेग के स्क्वायर पर निर्भर करता है। और जब हम देखिए, अगर हम लोग इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम लोग द्रव्यमान को आधा कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी आधा हो जाएगा। इसमें भी अगर द्रव्यमान को आधा करेंगे तो हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वेग को आधा कर लेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा। अगर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी वस्तु की गति को आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। ये देखिए हम लोग हाफ एम भी जो होता है हमारा, ये भी को हम लोग क्या करते हैं, v/2 आधी कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4 हो गया, यानी इस बाई 4 को 1/4 आगे कर लेते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यानी कि अगर हम जो वेग को आधा किए तो मेरा जो गतिज ऊर्जा है वो 1/4 हो गया। वेग को आधा करने पर गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है, और वेग को डबल करने से गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर कंपटीशन में पूछे ही जाएंगे, निश्चित पूछे जाते हैं। तो ये आपका लॉजिक हो गया, ये सभी चीज़ को आप लोगों ने समझ लिया। तो कार्य इक्वल टू एफ इंटू एस और डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये आप लोग समझ गए होंगे। हर जगह कार्य की चर्चा है, हर जगह गति होती है, ऊंचाई है तो गति होगी, यहाँ पर वेग है तो गति होगी। लेकिन अगर गति नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ में, अपने पॉकेट में एक मोबाइल लेकर खड़ा है और उसको भारी लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कार्य कर रहा है, वहाँ पे कार्य कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल में कोई विस्थापन हुआ ही नहीं। तो समझ लिया, ये तीनों चीज़ को आप लोगों ने समझ लिया, कार्य और ऊर्जा। अब हम लोग बात करेंगे शक्ति की। देखिए अब हम लोग शक्ति की बात करते हैं। शक्ति क्या होता है, देखिए अगर शक्ति को हम लोग सीधे तौर पे समझना चाहें तो शक्ति बराबर हमारा होता है कार्य बट्टे समय, यानी कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। देखिए दर क्या होता है इसको समझिए। मान लिया कि हमने 4 घंटे में 40 जूल काम किया। हमने 4 घंटे में कितना जूल काम किया, 40 जूल काम किया। तो इसका मतलब है कि 40/4 यानी हमने 10 जूल प्रति घंटा काम किया। इसे हम लोग दर कहते हैं, यानी कि उसे एक फिक्स समय में निकालना, सेकेंड में या घंटा में। तो आमतौर पे हम लोग सेकेंड में जो निकालते हैं, जूल प्रति सेकेंड निकालते हैं, उसे हम लोग शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अब इसे समझिए। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति 10 जूल काम करने के लिए 5 सेकेंड समय लिया, तो 5 दूनी 10 यानी 2 जूल प्रति सेकेंड वो काम किया। और यही जूल प्रति सेकेंड को हम लोग वाट बोलते हैं। जूल प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। वाट का मतलब हुआ जूल प्रति सेकेंड, यानी वो व्यक्ति हर सेकेंड 2 जूल कार्य कर सकता है। तो उसकी शक्ति क्या हो गई, 2 जूल प्रति सेकेंड, यानी कि 2 वाट हो गई। समझ में आया बात। तो यही शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है वाट।
यानी कि हम लोग लिखेंगे 1 वाट बराबर जो होता है 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। यानी अगर 1 सेकेंड में 1 जूल काम होता है तो हम लोग कहेंगे शक्ति कितना है, 1 वाट होता है। यानी 1 सेकेंड में जितना काम होता है उसे हम लोग 1 वाट कहते हैं। ठीक है, यही शक्ति हो जाती है। शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय। अब देखिए शक्ति में आपका क्या हो जाता है, जैसे कि आपका वाट, वाट के बाद होता है किलोवाट। तो किलोवाट का मतलब 1000 वाट, क्योंकि 1 किलो को हम लोग 1000 बोलते हैं। मेगा रहेगा तो 10 पर पावर 6 हो जाएगा, 10 पर पावर 6 वाट या मेगावाट, यानी 10 पर पावर 6 वाट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अश्व शक्ति होता है एक हमारा, एक क्या होता है हमारा 1 HP। हॉर्स पावर आप लोग जानते होंगे 746 वाट होता है 1 HP। जैसे हम लोग कहते हैं हाफ HP का मोटर है, यानी 746 का आधा कर दीजिए, यानी कि 373, वो जो आपका 373 वाट होगा वो हाफ HP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसे समझ गए। और एक अश्व शक्ति जो होता है वो अगर हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो ये लगभग 0.75 किलोवाट हो जाता है, 0.7 किलोवाट हो जाता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना हो जाएगा, 0.75 किलोवाट हो जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किलोवाट घंटा क्या होता है। जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ये देखिए ऊर्जा का हम लोग एसआई मात्रक जूल जानते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। लेकिन जो आपके बिजली के खपत में जो ऊर्जा होता है वहाँ हम लोग बिजली खपत में यहाँ जो ऊर्जा होता है इसका एसआई मात्रक यहाँ किलोवाट घंटा होता है। यानी कि देखिए किलोवाट घंटा क्या है आपका, यानी कि 1000 वाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट घंटा। यानी कि देखिए अगर आपका कोई भी वस्तु 1000 वाट का कोई चीज़ है और अगर आप उसे 1 घंटा जलाते हैं, 1000 वाट के कोई चीज़ को 1 घंटा तक अगर हम उपयोग में लाते हैं तो वो 1 किलोवाट घंटा हो जाता है। उसी में 1 किलोवाट हमारा ये 1 यूनिट बन जाता है। सॉरी 1000 है यहाँ पर, 1000 वाट घंटा ही हमारा 1 यूनिट हो जाता है, यानी 1 किलोवाट। अगर 1 घंटा मान लीजिए 100 वाट का हम बल्ब जला रहे हैं, 100 वाट का बल्ब को अगर हम यहाँ पर 100 वाट मतलब वो 1 घंटे में आपका 100 वाट उपयोग करेगा, 100 जूल वो खर्च करेगा। अगर हम 100 वाट के बल्ब को 10 घंटा जलाएंगे तो 100 गुना 10 1000 हो जाएगा। 1000 वाट पूरा कर दिया 1 घंटा, तो 1000 वाट जितने देर में पूरा करेगा वो आपका 1 यूनिट बना देगा। लेकिन अगर 1000 वाट का कोई एक ही चीज़ है और वो 1 घंटा तक लगातार जलेगा तो हमारा 1 यूनिट हो जाता है। ठीक है, 1 वाट घंटा। तो एक अगर वाट घंटा की बात करें हम लोग, 1 वाट घंटा, तो देखिए वाट आपका 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। यानी जितना सेकेंड उतना जूल, जूल प्रति सेकेंड। वाट क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। यानी 1 वाट घंटा हो गया 3600 जूल के बराबर हो गया। और अगर हम इसको इसी को अब जब हम 1 किलोवाट कर देंगे, 1 किलोवाट, तो 1 किलो 1000 हो जाएगा और वाट घंटा हो गया 3600, तो 1000 गुना 3600 यानी 36 पे आपका 1 2 3 4 5 जीरो, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा। ये 1 किलोवाट घंटा हमारा क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 ये जूल हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट के लिए हमें कितने जूल ऊर्जा का उपभोग करना होगा, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल ऊर्जा का उपभोग करेंगे, तब हमारा 1 यूनिट बिजली उत्पन्न होगा। तो समझ में आ गया, ये हमारा है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो सभी के आप लोग सूत्र को भी समझ लिए। यानी शक्ति को हम लोग पावर P से डिनोट करेंगे, कार्य बट्टे समय यानी P बराबर W/T हो जाता है और इसका यूनिट वाट हो जाता है। आपने देखा कार्य बराबर F इंटू एस और F इंटू एस कॉस थीटा, स्थितिज ऊर्जा mgh, गतिज ऊर्जा हाफ mv²। और किस तरह से कार्य की हम लोग गणना करते हैं, तो अगर सूटकेस लिए कोई व्यक्ति हाथ में खड़ा है तो उसका कार्य 0 माना जाएगा। थोड़ा सा भी अगर गति में परिवर्तन या स्थिति में परिवर्तन होता है तब हम कहेंगे कि कार्य हुआ, नहीं तो कार्य नहीं हुआ।
तो ये था हमारा कार्य ऊर्जा शक्ति का इंट्रोडक्शन, और अब हम इस आधार पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे। आपने ये भी समझ लिया कि काइनेटिक ऊर्जा में जब हम गति को दुगना या आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से एक बार समझ के रीड कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे समझने में परेशानी नहीं हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल बनाना और इस पे एक से एक टॉप न्यूमेरिकल हमारा बनेगा। तो जरूर रेगुलर क्लास देखते रहिए। आपका अपना चैनल है विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस, और रेगुलर आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नए कलेक्शन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।